गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का हमारा YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम डेली आपके समक्ष रात के 8 बजे लाइव आते हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हमारे बिहार बोर्ड में क्लास 12 में पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड सवालों को हम लोग सॉल्व करते हैं। और हम जानते हैं कि हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाए ताकि हमारा स्कोर जो है वो स्कोर 35 में 35 हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आए। तो चलिए बच्चों, ये उसी सीरीज का लेक्चर 6 है और इस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है द चार्ज ऑन एन एटम इज, यानी एक परमाणु पर आवेश होता है। तो आपको पता है बच्चों कि जो एटम होता है, जो एटम वो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसके बारे में हमने पहले ही डिटेल्स में डिस्कस किया हुआ है ना। हमारे पिछले वीडियो को आप अगर देखेंगे तो वहां पे आप इसके बारे में समझ जाएंगे। यानी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कहने का मतलब इसका जो नेट चार्ज होगा वो कितना होगा, वो 0 होगा, है ना। यानी कि किसी भी एटम में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो नेट चार्ज कितना होता है, 0 होता है। तो इसका ऑप्शन आपको दिख गया होगा, ऑप्शन ए यानी 0 कूलम इसका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, लेते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है इफ Q बी द चार्ज ऑन अ बॉडी एट रेस्ट, है ना। यानी कोई बॉडी है और इस बॉडी पर जो चार्ज है वो Q है और ये बॉडी रेस्ट पे है। रेस्ट मतलब क्या है, विरामावस्था में है, ठीक है। देन द चार्ज ऑन द बॉडी व्हेन इट इज मूविंग विद स्पीड इज, तब कहता है कि इसी बॉडी पे चार्ज क्या होगा अगर यही बॉडी जिसमें चार्ज Q था वो अब v स्पीड से, मान लीजिए कितने स्पीड से मूव कर रहा है, ये v स्पीड से मूव कर रहा है। तो पूछ रहा है कि इसका नया चार्ज क्या हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है इस बॉडी का नया चार्ज क्या होगा। यानी हिंदी में अगर सवाल देखें तो लिखा हुआ है यदि Q विरामावस्था में किसी पिंड पर आवेश है तो गतिमान अवस्था में पिंड पर आवेश होगा। ध्यान से देखिए, हम जानते हैं कि चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, उसका नाम होता है चार्ज इज इनवेरिएंट, है ना। यानी आवेश जो होता है ये गति के साथ नहीं बदलता है किसी भी वस्तु पे, है ना। यानी अगर वो रेस्ट पे है तो भी उस वस्तु पे चार्ज जो होगा वो Q है, और अगर वो मूव कर रहा है किसी स्पीड से, अगर वो आगे भाग रहा है किसी स्पीड से, तो भी इस अवस्था में भी उसके ऊपर जो चार्ज होगा, यानी जो चार्ज होगा, है ना, मूविंग कंडीशन में, गतिमान अवस्था में, वो भी उतने के ही बराबर होगा। बच्चों, इस बात का ध्यान रखना है, आपको ऑप्शन डी से कंफ्यूज नहीं होना है। इसका उत्तर ऑप्शन ए सही है। यानी जब ये जब ये चार्ज बॉडी जो होगा वो मूव कर रहा होगा v स्पीड से, तब भी उसके ऊपर चार्ज जो रहेगा वो Q ही रहेगा। इसके स्पीड के कारण चार्ज नहीं बदलता है। चलिए बढ़ते हैं, लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर, है ना। यानी जल के परावैद्युत नियतांक का मान। क्वेश्चन में ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शंस को पढ़ना होगा। इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर, यानी पानी के तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, यानी पानी के तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। रिमेन्स द सेम विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, यानी पानी के तापमान में वृद्धि के साथ समान रहता है। नथिंग कैन बी सेड, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। तो देखिए, इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो होता है, घटता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट घटता है, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा इसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए लेते हैं अगला सवाल। 4th नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज प्लेस्ड इन एयर एट अ डिस्टेंस कितना r
फ्रॉम ईच अदर इज एफ, ठीक है, यानी कि 2 पॉइंट चार्ज है। अब 2 पॉइंट चार्ज में अट्रैक्शन फोर्स कब होगा? जब दोनों का नेचर अपोजिट होगा, यानी एक प्लस का और एक माइनस का, तभी तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है हमें? r, और जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना, कैसा लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, वो फोर्स लग रहा है हमें दे रखा है f। ये हो गया। अब यहां से f का मान क्या लिखेंगे आप? f का मान अगर लिखना होता तो हम लिखते k q स्क्वायर बटा r स्क्वायर, लिखते ना कूलॉम्स लॉ से। अब क्या कह रहा है, आगे पढ़ते हैं। इफ दीज चार्जेस आर प्लेस्ड इन वाटर, अगर इसको पानी में रखा जाए, विद सेम सेपरेशन, उतनी ही दूरी पर, बिटवीन देम, देन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज, तो कह रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा अगर इस चार्ज को कहां रखे? पानी में रखे। यानी एक दूसरे से r दूरी पर हवा में रखे गए दो बिंदु आवेश के बीच आकर्षण बल F है। यदि इन आवेशों को उनके बीच समान दूरी के साथ पानी में रखा जाता है तो उनके बीच आकर्षण बल होता है। देखिए बच्चों, ध्यान से समझिए कि ये जो F है, यहाँ पे जो मैंने क्या लिखा है, k q स्क्वायर बटा r स्क्वायर, इसका मतलब हुआ कि ये है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बटा r स्क्वायर। ये हो गया, ये F का मान हो गया बच्चों। अब हमने क्या किया, इन्हीं आवेशों को कहां रखा? पानी में रखा। कहां रखा? पानी में। तो रख दीजिए, और उतनी ही दूरी पर, दोनों के बीच की दूरी जो है वो सेम है, दोनों के बीच की दूरी जो है वो सेम है। जो r था वो पहले भी था, अब भी है, लेकिन अब इसको पानी में रखा तो पानी का परावैद्युत नियतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो होता है कितना? 80। याद रखिएगा, पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, यानी परावैद्युत नियतांक या स्थिरांक जो होता है वो 80 होता है। याद रखिए बच्चों। अब कह रहा है कि इनके ऊपर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, यानी आपसे पूछ रहा है एफ डैश क्या होगा। आपसे एफ डैश का मान पूछ रहा है बच्चों, तो ये ध्यान दीजिए कि एफ डैश को क्या लिखेंगे, यहाँ पे मीडियम आ गया तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r q स्क्वायर बटा r स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बटा r स्क्वायर, इसका मान क्या है? f के बराबर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर बटा r स्क्वायर को हम लोग किससे रिप्लेस कर सकते हैं? इसको रिप्लेस कर सकते हैं सर हम लोग f से। और नीचे में क्या बच गया? er बच गया। और er का मान कितना है? 80 है। ये कितना हो जाएगा? f बटा 80, यानी f अपॉन 80 इसका उत्तर हो जाएगा, यानी उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। चलिए लेते हैं अगला सवाल। पांचवा सवाल में कह रहा है द SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज, देखिए हमसे एप्सिलॉन नॉट का SI यूनिट पूछा है, यानी मुक्त स्थान की विद्युतशीलता की मात्रक है, क्या होगा? तो जानते हैं सर कि हम लोग जो कूलॉम फोर्स लिखते हैं उसको हम लोग ऐसे सर लिख सकते हैं एयर में या फ्री स्पेस में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सर ऐसे लिख सकते हैं Q1 Q2 और बटा में r स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल, हमसे एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछा है तो एप्सिलॉन नॉट को यहां लेके चले जाइए, तो f को नीचे लेके चले आइए, तो 1/4 पाई ये हो जाएगा Q1 Q2 बटा f कूलॉम इंटू r स्क्वायर। अब हमसे क्या पूछा है? मात्रक पूछा है, ऐसा ही मात्रक, तो 1/4 पाई का कुछ नहीं होगा। चार्ज का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलॉम। तो ये कूलॉम हो गया, और दो बार है चार्ज Q1 और Q2, तो क्या बन जाएगा? कूलॉम स्क्वायर। और फोर्स का यानी बल का SI न्यूटन क्या होता है? SI यूनिट क्या होता है? न्यूटन, तो ये हो जाएगा न्यूटन। और दूरी का क्या होगा? r का क्या होगा? मीटर, तो ये मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो अपना क्या उत्तर हो गया? कूलॉम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। SI मात्रक हो गया किसका? ये मात्रक हो गया एप्सिलॉन नॉट का, यानी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का, तो उत्तर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, बढ़ते हैं अगला सवाल लेते हैं। अच्छा, अगला सवाल जो है ये पिछले सवाल से ही रिलेटेड है। देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एप्सिलॉन नॉट इज, मुक्त स्थान की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो हमने यूनिट तो पहले ही पता कर लिया, यूनिट हमारा क्या था? कूलॉम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। तो देखिए
कूलम्ब स्क्वायर यहाँ नहीं है, ये गलत हो गया, यहाँ भी नहीं है, ये भी गलत हो गया, यहाँ है न्यूटन में -1 यहाँ नहीं है। तो अगर आपको यूनिट भी पता है तो आप आंसर लगा सकते हैं। आंसर आपको मिल चुका है, तो आंसर होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। देखिए आ गया ये सवाल, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज। अब इस बार हमको क्या चाहिए, मुक्त स्थान की विद्युतशीलता का विमीय सूत्र चाहिए, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। तो ध्यान दीजिए बच्चों, हमने अभी आपको एप्सिलॉन नॉट निकाल के बताया, कितना लेकर के आए हम लोग, एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन FC इंटू R², यही था ना एप्सिलॉन नॉट का मान, था कि नहीं था, है ना। हमको इस बार इसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, तो ध्यान से देखिए, Q1 का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT, यानी चार्ज का आवेश का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT। Q2 का भी हो जाएगा AT, हो गया ऊपर वाले का। नीचे है फोर्स, फोर्स का होता है MLT-2, और ये क्या है R, R का हो जाएगा लेंथ यानी L, और यहाँ पे L का पावर 2 हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया A2T2, तो ऊपर में हो गया, और नीचे में क्या हो गया, A2T2 हो गया ऊपर में, और नीचे हो गया ML3T का पावर -2, ये हो गया, है ना। अब इसको ऊपर लेके जाइए नीचे वाले को भी, तो ये हो जाएगा M का पावर -1, L का पावर -3, T का पावर 4, और A का पावर हो जाएगा 2। चलिए देखते हैं कौन सा मैच किया। तो M का पावर -1, L का पावर -3, है ना, L का पावर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा ना, 3 ऊपर है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ मिस प्रिंटिंग है। L का पावर -3 होगा, T का पावर 4 होगा, और A का पावर क्या होगा, 2 होगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे माइनस मिस हो गया है, यहाँ माइनस रहेगा। M का पावर -1, L का पावर -3, T का पावर 4, और A का पावर 2। तो बच्चों ध्यान दीजिए, जब कभी भी आपको डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो या आपको SI यूनिट निकालना हो, अगर आपको मेन फॉर्मूला पता है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप बस अपने कॉन्सेप्ट का ध्यान रखिए, आपका उत्तर सही आएगा। चलिए बढ़ते हैं, हम लोग लेते हैं अगला सवाल। 8वें नंबर के सवाल में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 3 इक्वल चार्जेज हैं, क्या, Q that are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A, यानी हमारा जो ट्रायंगल है वो कैसा ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये हमने ले लिया, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज हमने ले लिया, ठीक है। और इस समबाहु त्रिभुज का जो साइड है वो कितना दिया हुआ है, हमें A दिया हुआ है, तो ये ले लीजिए A। The forces experienced by the charge placed at any vertex is, यानी किसी भी शीर्ष पर, है ना, हमने सबसे पहले शीर्ष पे हमें क्या कर देना है, पॉइंट चार्ज रख देना है। एक यहां रख देते हैं, एक यहां रख देते हैं, और एक यहां रख देते हैं, रख दिया हमने। अब कह रहा है 3 समान आवेश Q को भुजा A के एक समबाहु त्रिभुज के शीर्षों पर रखा गया है। किसी भी शीर्ष पर रखे आवेश द्वारा अनुभव किया गया बल है, किसी भी शीर्ष, मान लीजिए आपने कहा हम सर इस शीर्ष की बात करना चाहते हैं, मैंने कहा ठीक है। अब इस Q और इस Q के बीच में बल लगेगा, इस बल का डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि दोनों का जो नेचर है वो समान है, दोनों प्लस प्लस है। इस बल को आप कह लीजिए F1। F1 का मान कितना लिखेंगे आप, सर लिखेंगे KQ² बटा में A², मैंने कहा ठीक। अब बचा ये Q, इस Q से इस Q पे बल किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा, इसको कह लीजिए F2। F2 का मान कितना हो जाएगा, F2 का भी मान हो जाएगा KQ² बटा में A² हो गया। अब ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री होते हैं, तो ये कोण भी 60 डिग्री, ये कोण भी 60 डिग्री, और ये कोण भी 60 डिग्री। अब देखिए ध्यान दीजिए, चीजों को आसान करिए, आप ना क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए, मान लीजिए कि KQ² बटा A² जो है ये x के बराबर है। तो ध्यान दीजिए कि इस बिंदु पे इधर भी लग रहा है x और इधर भी लग रहा है x, क्योंकि दोनों जो है ये x के बराबर हो जाएगा। ये भी है हमारा कितना, ये भी है KQ² बटा A², और ये भी है KQ² बटा A², और KQ² बटा A² को हमने x माना, तो ये भी हमारा हो जाएगा x और ये भी हो जाएगा x, ठीक है। और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, इस पे लगने वाला
कुल बल, है ना। तो हम लोग नेट फोर्स की अगर बात करेंगे तो नेट फोर्स को कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, नेट फोर्स को कैसे लिखेंगे, है ना, ऐसे लिखेंगे। कैसे, तो सर हम लोग लिखेंगे F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 60 डिग्री। मैंने कहा ठीक ऐसे ही लिखना है। अब F1 का मान कितना है सर, x है, तो मैंने कहा लिखिए x, तो x स्क्वायर। F2 को क्या माना था सर, x, तो x स्क्वायर प्लस ये 2 इंटू x और cos 60 का मान कितना हो जाएगा 1/2, तो 2 से 2 कट गया, x गुना x स्क्वायर, ये x स्क्वायर टोटल 3 बार है तो ये हो जाएगा रूट के अंदर 3x स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा x बाहर आ जाएगा और √3 अंदर रह जाएगा, तो ये हो गया √3x। यानी सर हमारा जो नेट फोर्स आया वो आया √3x। तो ध्यान दीजिए ये √3x के जगह क्या लिखेंगे, क्या माना था आपने, KQ स्क्वायर बटा में A स्क्वायर, ये माना था, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका बी नंबर। कौन सा हो जाएगा, बी नंबर। चलिए बढ़ते हैं, लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एयर को हटा के डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाला गया है, ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, है ना, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है। द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेज सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस इज, यानी जो मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दो चार्ज के बीच में जो सेम डिस्टेंस पे चार्ज रखे गए हैं, क्या होगा, यानी जब वायु को परावैद्युत नियतांक K के परावैद्युत माध्यम द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो समान दूरी द्वारा पृथक किए गए दो आवेशों के बीच अधिकतम आकर्षण बल होता है। डिक्रीज्ड K टाइम्स यानी K गुना घट जाता है, रिमेन्स अनचेंज्ड यानी नहीं बदलता है, इंक्रीज्ड K टाइम्स यानी K गुना बढ़ जाता है, डिक्रीज्ड K स्क्वायर टाइम्स यानी K स्क्वायर गुना घट जाता है। तो चलिए बच्चों ये हम बता देते हैं कि ये अगर आपका बिंदु आवेश है और ये बिंदु आवेश जब आपका क्या था, ये मान लीजिए ये बिंदु आवेश है और इस बिंदु आवेश के बीच में मान लीजिए ये Q1 है और ये Q2 है, तो इस बिंदु आवेश के बीच में पहले एयर था तो पहले फोर्स F लग रहा था, अब एयर को हटा के क्या कर दिया गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाल दिया, जिसका डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K है। तब नया फोर्स कितना होगा, तो ध्यान दीजिए F डैश जो होगा वो कितने के बराबर होगा, F बटा K के, यानी कि क्या हो गया, डिक्रीज्ड K टाइम्स यानी K गुना घट जाता है, नया बल जो होता है वो K गुना घट जाता है। चलिए लेते हैं 10वां नंबर का सवाल। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 80, यानी हमसे क्या दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का 80 दिया हुआ है। पूछ रहा है व्हाट इज इट्स परमिटिविटी, इसका परमिटिविटी क्या है, यानी पानी का परावैद्युत सिद्धांत स्थिरांक 80 है, इसकी विद्युतशीलता क्या होगी। तो देखिए ध्यान से, हमसे पूछा है एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन को लिखते हैं कैसे, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, और हमसे एप्सिलॉन आर का मान दिया हुआ है 80, है ना, वाटर के लिए। तो हमें एप्सिलॉन का मान चाहिए, तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और एप्सिलॉन आर को क्या लिखेंगे 80। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 8.85 इंटू 10⁻⁻11 है ना, इंटू 8 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 इसमें से एक को माइनस कर देगा, तो 10⁻⁻11, 8 को 8.5 में गुना करते हैं, देखिए इतना आया 70.80 गुना 10 का पावर -11, ये आया ना। अब ध्यान दीजिए बच्चों, हमें किसको किसके रिस्पेक्ट में चेंज करना है, देखिए 10 का पावर -11 में यहाँ 7.08 है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 7.08 गुना 10 का पावर -10, है ना, और यूनिट हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2, तो 7.08। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, 10 से गुना करके 10 से भाग लगा दिया,
तो ये 7.08 बन गया, और गुना वाला जो 10 है वो 10 का पावर -11 को 10 का पावर -10 में बदल दिया। तो यहाँ पे उत्तर जो हो जाएगा वो कौन सा हो गया, आपका ऑप्शन सी हो गया, 7.08 इंटू 10⁻10 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। ठीक है, तो ये सवाल जो आज हमने 10 किए हैं, 10 के 10 इंपोर्टेंट सवाल हैं। आप फोकस करके रहिए एकदम बिहार बोर्ड के ऊपर, और आपको ऐसे ही सवाल मिलने वाले हैं जो बिहार बोर्ड में आपके आने वाले एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाएंगे, और जो सारे सवाल यहां से होंगे जहां से आप लाइव वीडियो लेक्चर देख रहे हो। चलिए, ये सवाल मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था। क्या कह रहा है, 2 पॉइंट चार्ज है जिसका इक्वल मैग्नीट्यूड है, ले लीजिए फटाक से 2 पॉइंट चार्ज ले लीजिए, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल कर लीजिए, और दोनों के बीच की दूरी जो है वो r दिया हुआ है, केप्ट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर, एक्सर्ट अ फोर्स F ऑन ईच अदर। तो ये फोर्स कितना लगा रहा है, ये लगा रहा है F, तो सर ये लगा दीजिए F, है ना, और F का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर KQ² बटा A²। अब कह रहा है इफ द चार्जेज आर हाफ्ड, यानी चार्ज को कर दिया हमने आधा, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल्ड, ये लीजिए सर चार्ज को आधा करके और दूरी को डबल कर दीजिए, तो दूरी हो जाएगा 2r, तो है ना डबल, देन द न्यू फोर्स एक्टिंग ऑन ईच चार्ज इज, सर अब कितना फोर्स लगेगा, अब हमसे F' मांग रहा है। देखिए ध्यान से, हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है F', तो F' का फॉर्मूला क्या लिखेंगे सर, K, Q1 के जगह Q/2, Q2 के जगह भी Q/2, बोलो हाँ या ना, अपॉन R के जगह 2r और इसका स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा KQ² बटा 4, और ये नीचे में हो जाएगा कितना 4r², यानी ये हो जाएगा बच्चों KQ² बटा 16r²। अब देखिए ध्यान से, F का मान है KQ² बटा r², तो यहाँ KQ² बटा r² को F से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा F बटा 16, यानी कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन डी। ठीक है, तो बच्चों पिछले क्लास की तरह ही ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, ये आपका होमवर्क है। आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और देखता हूं मैं किस स्टूडेंट का ये आंसर सही आता है। आप कमेंट बॉक्स में आए, अपना आंसर कमेंट करें। तो दोस्तों, आप सभी बच्चों के लिए जो सीरीज चल रही है, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। ये चीज आप ध्यान रखिए कि आपको डेली रात के 8 बजे इस एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल यूट्यूब चैनल पे आना है और लाइव क्लास अटेंड करना है। आपका ऑब्जेक्टिव में स्कोर 35 में 35 जाने वाला है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। सब्जेक्ट फिजिक्स, अभी जो हम लोग फोकस कर रहे हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक पे फोकस कर रहे हैं। और बच्चों ध्यान रखिए कि आप लोग को कंटिन्यूटी मेंटेन करके रखना है। हम आपको क्वालिटी से क्वालिटी सवाल जो बिहार बोर्ड में डायरेक्टली पूछे जाएंगे वो हम आपको बताने वाले हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चों, जब आप ऑब्जेक्टिव सवाल आप किसी चीज से रटते हो तो एग्जामिनेशन में, जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हो तो क्या होता है कि आप परेशानी की वजह से उत्तर गलत करके आ जाते हो और बाद में आपको पता चलता है। यहाँ पे वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपको फायदा यह मिलेगा कि आपको सारे ऑब्जेक्टिव में कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे, और उस कॉन्सेप्ट्स को जब आप सीखेंगे तो आपसे गलती होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे और आपका स्कोर 100% होगा, यानी 35 में आप 35 स्कोर करने में कैपेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे वीडियोज को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि बेल आइकन जब आप दबा के रखेंगे तो आपको हमारे नए वीडियोज का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपको पता चल जाएगा हमारा टाइम टेबल के बारे में। और बच्चों, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चलिए हम आज आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लाइव रात के 8 बजे। थैंक यू सो मच।